तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन अपना है कि यांत्रिक पियानो को किसी कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया गया दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? पहली ध्वनि से प्रबल होगी, परंतु इसका तत्व जो पहली ध्वनि उससे ज़्यादा मजबूत होगी, इसका तारत्व भिन्न नहीं होगा। पहली ध्वनि से प्रबल होगी और इसका तारत्व भी अपेक्षाकृत उच्च होगा। पहली ध्वनि से प्रबल होगी परंतु इसका तारत्व अपेक्षाकृत निम्न होगा। प्रबलता और तारत्व दोनों ही प्रभावित होंगे। तो पहली ध्वनि यांत्रिक पियानो को कि किसी कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया गया तो दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि कैसे होगी? पहली ध्वनि से प्रबल होगी परंतु इसका तारत्व भिन्न नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो तीसरा, ध्वनि वायु में गमन करती है यदि माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान गमन कर रहे हों, या फिर माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान गमन कर रहे हों, या फिर ऐसा कह सकते हो कि वायुमंडल में आर्द्रता ना हो, या विक्षोभ गमन करें, या कण एवं विक्षोभ दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करें। तो विक्षोभ गमन करें, ध्वनि वायु में गमन करती है। यदि विक्षोभ में गमन करे तो ध्वनि वायु में गमन करती है। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? कुत्ता, राइनोसोरस, गैंडा, चमगादड़, मनुष्य। अवश्रव्य ध्वनि क्या होता है? ऐसी ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि हो, 20 हर्ट्ज से नीचे, तो उस ध्वनि को कौन सुन सकता है? तो राइनोसोर, गैंडा सुन सकता है। ठीक है, बहुत कम होता है, बहुत कम। 5वां क्वेश्चन, किसी संगीत समारोह में वृंद बजाने, जो वृंद होता है, वाद्य बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? पहला, केवल ध्वनि की तीव्रता, दूसरा केवल ध्वनि का आयाम, तीसरा सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ ध्वनि की प्रबलता। तो ऑप्शन सी होगा, सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ वो दिखाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर सी है कि ध्वनि हवा में 333 मीटर सेकेंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकेंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, अशांति के द्वारा, दूसरा स्रोत या कण या रिसीवर के द्वारा। तो जो अशांति जब होगी तो ही ऐसा हो पाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि ध्वनि की पिच इसकी किस चीज़ पर निर्भर करती है? ध्वनि की जो पिच होगी इसकी किस चीज़ पर निर्भर करेगी? तो ध्वनि की पिच किस चीज़ पर निर्भर करती है? लय पर, आयाम पर, तीव्रता पर, आवृत्ति पर। तो जो ध्वनि की पिच होती है वो ज़्यादातर किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। आवृत्ति, ऐसा तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो पिच पर, ठीक है, पिच पर याद रखना है। पिच इसकी किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो इसकी किस चीज़ पर? आवृत्ति पर करती है। तो पिच क्या होता है? तो पिच को हिंदी में तारत्व कहते हैं। ध्वनि का वह लक्षण है जिससे जो ध्वनि होता है, मतलब आवाज़ मोटी या पतली समझ में आती है पिच से। ठीक है, तो अगर आवृत्ति कम होने पर क्या होता है? पिच कम हो जाता है, और वहीं और ध्वनि क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, अगर आवृत्ति कम है तो। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो अल्ट्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, 20 हर्ट्ज से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे लिखा होगा, देख लो, बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, या ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन सी है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, या कोई भी बैंड विथ निर्धारित नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट, 20 हर्ट्ज से ऊपर होता है अल्ट्रासोनिक वेव। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? तो देखो, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा जो होगी, श्रव्य सीमा का मतलब क्या होता है? जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगा। तो कहाँ पे ऑप्शन? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, लगातार या एकाधिक
ये क्या होता है श्रव्य? श्रव्य का मतलब होता है कि सुनने की क्षमता, इसके बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को सुन सकता है। कौन सुनता है इसके बीच की आवृत्ति? मनुष्य, हमारा कान सुन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ याद रखना है। एक होता है इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है, होता है ऑडिबल वेव, एक होता है अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जो होता है वो अवश्रय होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, और जो ऑडिबल होता है जो हम लोग सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। जो अल्ट्रासोनिक होता है वो 20,000 से ऊपर होता है। ठीक है, जिसे मनुष्य आसानी से नहीं सुन सकता है, सुन ही नहीं सकता। 10वां क्वेश्चन, लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। किसके कारण? तो जब भी ध्वनि में परावर्तन हो, क्या हो? परावर्तन हो, तो एक से अधिक बार ध्वनि को सुना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है? तो इसका जो ऑप्शन है, कथन है, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होती है। जल जो अशांत या असत्य में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। तो जल में 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका कौन सा केवल एक सही होगा? केवल ए सही होगा, या केवल ए भी दोनों सही होगा, या केवल बी सही होगा, या ना तो एक ना तो दो सही होगा? तो केवल बी सही होगा इसका। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर ए जो बोला वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होती है, तो 346 नहीं होकर के 332 से 35 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 332 से 35 मीटर पर सेकेंड होती है, 46 नहीं। और ये जो 1498 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए इसका, ना तो ए ना तो बी, क्योंकि 1498 में अगर एग्जैक्ट नापा जाए, इसलिए यहाँ पर अशुद्ध इस तरह से डाल दिया गया है। तो जल का क्या होता है एग्जैक्ट अगर बताया जाए कि जल का 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। बारह में ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम, इसे प्रतिबिंब कहा जाता है, गुंज कहा जाता है, विरलन कहा जाता है, या प्रतिध्वनि कहते हैं? तो प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि, ध्वनि का प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रबलता में ध्वनि की तीव्रता। तो जो क्वेश्चन है कि ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो प्रतिध्वनि कहते हैं। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है। जो गर्त होता है एक तरंग की गहराई का, उसे क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयाम। ऑप्शन डी इज राइट, आयाम। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? तो किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? तरंग का समय काल कहते हैं। जो तरंग का समय काल होता है, तरंग का समय काल, उसी को हम क्या कहते हैं? एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किसी तरंग का प्रयोग किया जाता है? डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने और हवाई अड्डों में किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है? तो एक्सरे किरण। किसका? एक्सरे किरण। इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो इंफ्रारेड किरणें क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं, या अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, या यांत्रिक तरंग, या विद्युत चुंबकीय तरंग। और इंफ्रारेड याद रखना है क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक, इसका लास्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होगी? तो सबसे ज़्यादा लंबी किस में होती है? 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में। मानव मस्तिष्क की ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है? मतलब गुंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो ये लगभग 0.1 सेकेंड तक कायम रहती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और इसे 4 सेकेंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या होगी? 4 सेकेंड बाद सुनाई दी ना, तो व्यक्ति से तो 692 मीटर।
है ना। ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकेंड है, तो 692 में। तो 4 सेकेंड बाद गूंज सुनाई दी तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है, तो दूरी पूछ रहा है, तो 692 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग इस अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, तो कौन सा नहीं? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या ध्वनि तरंग। तो नहीं है, तो ध्वनि तरंग नहीं है। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? पहले डॉपलर इफेक्ट या ज़मीन इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या चुंबकीय इफेक्ट। तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है? डॉपलर प्रभाव क्या होता है? जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच, मतलब बोलने और सुनने वाले के बीच अपेक्षित गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति, मतलब जो उसका आवृत्ति आएगा, वो क्या होता है कि वास्तविक आवृत्ति से अलग हो जाती है। इसी को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है। सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेसिंग। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेसिंग। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेसिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? तो किसे मापा जा सकता है सोनार की मदद से? हवाई जहाज़ों की दूरी को। ऑप्शन नंबर 1, जंगल में जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को। ऑप्शन नंबर सी, वायुयानों की ध्वनि पिच को, या पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा को और गति को। ठीक है। तो सोनार की मदद से किसे मापा जाता है? पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को। सोनार का मतलब ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेसिंग। क्या होता है? नेविगेशन। 25 शब्द रडार किसे व्युत्पन्न है? रडार किसे बताता है? तो रडार जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए है, रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्निशंस। ऑप्शन नंबर बी, रेडियो डिटेक्शन एंड रिजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी, रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन, या ऑप्शन नंबर डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, रेंजिंग। ठीक। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है? कौन सा लेटर? गामा में, लैम्डा में, या बीटा में, या अल्फा में? तो लैम्डा में से दर्शाया जाता है। अपस्रव या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो इंफ्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है, या इसको क्या कहते हैं? अवस्रव या अपस्रय कह सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्या होती है? 20 हर्ट्ज से अधिक नहीं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा, 20 हर्ट्ज से कम होती है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? दोनों अनुप्रस्थ तरंगे। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ध्वनि तरंग क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो क्या होती है कि जब तरंग गति की दिशा, मतलब जिस दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा होती है, यानी कि समानांतर दिशा में होती है, तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। और अनुप्रस्थ क्या होता है? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा में होती है। मतलब अगर किस दिशा में हो? माध्यम कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर हो, तो उसे क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग। और जब कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो तो इस प्रकार किसे कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबक की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। तो कौन सा? पराबैंगनी विकिरण। ये क्या है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय के लिए दोलनों की संख्या है?
तो कौन है? आवर्ती। पहले भी देखा आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 32 ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो यह दोहरा प्रतिनिधित्व तो शोर नोट तो प्रतिध्वनि कहलाती, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। ऐसा क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है, तो यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो यह वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो यह एक आवर्त काल है। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो तीव्रता कहा जाता है। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तीव्रता कहा जाता है। ध्वनि डैश में संचार कर सकती है, तो ध्वनि डैश में संचार कर सकती है। सभी विकल्प, केवल द्रव्य पदार्थ, केवल ठोस पदार्थ, केवल गैस, ये सभी में, तो सभी में। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? शब्द पर गौर कीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो तरंग दैर्ध्य ये तो है, आयाम है, आवृत्ति है, ये सब तरंग की विशेषता है, माध्यम नहीं है। ठीक है। यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है बढ़ती है, यदि तरंग की आवृत्ति यानी कि वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होगा? तो यह बढ़ जाता है, यह समान रहती है, यह घट जाता है, या दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, तो यह घट जाता है। जब भी तरंग बढ़ेगी, तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? वो कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक है। निम्नलिखित का मिलान करें, तो ये आसान हो जाए। निम्नलिखित का मिलान करने बोल रहा है, तो देखो रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें। तो सबसे पहले जो याद है, जैसे कि याद है कुछ तो उसको मिला दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या ऑप्शन? रेडियो तरंगे। ठीक है, तो ये रेडियो सेलुलर फ़ोन इसमें आएगा। ठीक है। और फिर सूक्ष्म तरंगे, ये विमान नेविगेशन में इस्तेमाल होता है, देख लिए थे सूक्ष्म विमान नेविगेशन में, समुद्र के नीचे रडार इस प्रणाली में। ठीक है। उसके बाद आर जो आएगा आपका अवरक्त किरणें, वो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच के संबंध में होता है। और गामा किरणें जो होता है ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में किया जाता है इसका उपयोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 है, अनुदैर्ध्य तरंगे में कण संचय की दिशा में डैश कंपन करते हैं? तो आसान है, ये समानांतर कंपन करते हैं, पहले भी देख लिया इसको। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए पदार्थ, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी परिमाण, या डी ऊर्जा। तो तरंग दैर्ध्य कहा जाता है किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं को। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध को की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो 17.2 मीटर होनी चाहिए, तभी होगा। वर्गीकरण होता है जहाँ हवा का दाब होता है, किसमें? वर्गीकरण होता है जहाँ हवा का दाब क्या होता है? निम्न होता है, उच्च होता है, समान होता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो निम्न होता है वर्गीकरण, जहाँ पे होता है वहाँ हवा का दाब क्या होता है? कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। सही बात है। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो वो 80 डेसिबल होता है जो मनुष्य ध्वनि को सहन कर सकता है। और अगर इससे ऊपर गया तो मनुष्य क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। वायु में ध्वनि के क्वेश्चन नंबर 47, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल की यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है? तो प्राध्वनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राध्वनिक कहा जाता है। जब भी वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को प्राध्वनिक कहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत है? तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल,
पहला, समुद्र जल में ध्वनि की चाल 15 से 31 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जल और स्रोत में ध्वनि की चाल 1498 मीटर किलोमीटर पर सेकंड होते हैं। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सत्य होगा। समुद्र जल में ध्वनि की चाल कितना होती है? तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती है 1533 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये ऑप्शन है 1531, तो आसपास हो गया 1531 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो है कि जल में जो होती है वो ध्वनि की पहले ही बता दिया 1483 होती है, लेकिन यहाँ पे 1498 ऑप्शन है, तो सही हो सकता है, आसपास ही है, तो ये भी दोनों सही होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल समुद्री में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। फिर उसका क्वेश्चन है, ठीक है, हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा कि केवल ए सत्य है कि जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है और जल में होती है 1483, और यहाँ क्या ऑप्शन है 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन ए क्या है? सत्य नहीं है, ऑप्शन ए भी गलत है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जल में, समुद्री जल में, यहाँ पे क्या है, जल समुद्री, अच्छा समुद्री जल में ध्वनि की चाल, ठीक है, समुद्री जल में 1531 होती है, केवल जल रहता तो दिक्कत होता। और हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर पर सेकेंड हवा में नहीं होती है। हवा में कितनी होती है पहले भी बता चुके हैं, 332 होती है, ठीक है, ऑप्शन ए केवल सत्य है। और 50 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। श्रव्य मतलब क्या होता है? श्रव्य मतलब होता है कि ऑडिबल नहीं, मतलब सुनने लायक नहीं है, ठीक है। तो कितना? तो 2200 हर्ट्स, 22,000 हर्ट्स होना चाहिए, 22,000 हर्ट्स, इतनी की जो आवृत्ति होगी ये मनुष्य के लिए सुनने लायक नहीं होगी, सुन ही नहीं सके, पागल हो जाए। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी? यदि तापमान बढ़ रहा है तो ध्वनि की गति सिंपली वो भी बढ़ती है, तापमान बढ़ने के साथ साथ ध्वनि की गति बढ़ती है। और क्वेश्चन नंबर 52 है, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति अधिकतम होती है कितना? तो स्टील, एल्यूमिनियम, निकल, तो एल्यूमिनियम में होती है, आसान क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? दिए गए तापमान ध्वनि की गति में डैश में अधिकतम होती है किस में? एल्यूमिनियम होती है। एल्यूमिनियम कितना होती है? 6420 या 30 के आसपास होती है, 6420 या 30 के आसपास, लेकिन 6000 से ज़्यादा होती है, ठीक है, 6400 ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम में। अब इसमें देख लेते हैं कि जो तुम्हारा पारा होता है उसमें कितना होता है? 1450 से 55 के बीच होता है। आयरन जो होगा उसमें जो होगा 5130 के आसपास होगा, आयरन या लोहा भी कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? तो सबसे तेज किस पर यात्रा करती है? तो वो पानी, वायु, कांच, लोहा। तो ऑप्शन यहाँ पर लोहा है तो लोहा ही होगा। अगर ऑप्शन एल्यूमिनियम रहता तो एल्यूमिनियम होता, क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा होता है, लोहा सेकंड नंबर पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लोहा में करता है। पानी में कितना करता है? तो सिंपल पानी में सिर्फ पूछा जाए तो 1483, समुद्र के जल में पूछा जाए तो 1533 के आसपास, ठीक है। और वायु में पूछा जाए तो 332 के आसपास, या कांच में पूछा जाए तो कांच में 5640, ठीक है। फ्रेंड इसके ऑप्शन में डाउट है, यहाँ पे लोहा ऑप्शन उत्तर डी दिया, लेकिन कांच होना चाहिए क्योंकि 5640 इसका होता है और इसका होता है 5130, तो इसमें ज़्यादा होना चाहिए कांच में, कांच ऑप्शन मारिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें जो होती है वो किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, ठीक है, पराबैंगनी किरणें, क्योंकि हानिकारक किरणें होती है, कुछ प्रवेश कर भी जाती है, ओजोन परत से बचाता है, ठीक है, हम उसको पराबैंगनी किरणों से। अब क्वेश्चन नंबर 55 आता है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है कितना? क्या होता है वायु दाब वहाँ पे? जल्दी बताओ फटाफट। वायु दाब वहाँ पे क्या होता है? शून्य होता है या कम होता है या फिर उच्च होता है या अनंत होता है, ज़्यादा होता है? तो वहाँ पे वायु दाब क्या होता है? उच्च होता है, ठीक है, वायु दाब उच्च होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब
उच्च होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लंब दोलन करते हैं। तो यह यहाँ किस प्रकार के तरंगों की चर्चा की गई? तो अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक, ऑप्शन नंबर डी मूल या ऑप्शन नंबर डी अनुप्रस्थ। तो यहाँ पे किसकी चर्चा की गई? अनुप्रस्थ तरंग की। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? जब तरंग गति की दिशा के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा में लंबवत होती है। ठीक है, लंबवत ऊपर नीचे करती है, ऑप्शन है लंबवत। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। और अनुदैर्ध्य तरंगे में क्या होती है? लंबवत समानांतर दिशा चलती है। ठीक है। डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। कौन ऐसा यहाँ पे जो है जो कि ध्वनि तरंग की साउंड वेव की विशेषता नहीं है? आयाम तो है भाई, वेग है, आवृत्ति भी है, हर्ट्स, ये ध्वनि साउंड वेव्स की नहीं है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति हर्ट्स नहीं होती है। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 58। ध्वनि गमन नहीं कर सकती। कहाँ पे नहीं कर सकती है? द्रव में ये तो कर सकती है, ठोस में भी कर सकती है, हवा में, निर्वात में नहीं कर सकती। जब भी निर्वात होगा तो वहाँ पे ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। क्वेश्चन 59। नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? ध्वनिक सुरक्षा, दृश्य सुरक्षा, अपवर्तन, अवशोषण। तो ध्वनिक सुरक्षा। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है? अपवर्तन के कारण, कंपन के कारण, प्रतिबिंब के कारण, घूर्णन के कारण। तो ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। किसकी? तो किरण का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, तापमान में अंतर, हवा का दबाव, चुंबक के अंतर। तो हवा का दबाव। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल से, टेस्ला से, डेसिबल से। आसान क्वेश्चन है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की हर्ट्ज होती है। ठीक है, मापने की मापक इकाई हर्ट्ज होती है। एक सुनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूदगी की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एम्पलीफायर और स्पीकर, ऑप्शन बी स्पीकर और माइक्रोफोन, या ऑप्शन सी ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, डी एम्पलीफायर और माइक्रोफोन। तो कौन से होता है? डिटेक्टर होता है, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 65। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा, निल्स बोहर के द्वारा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा, मैक्स बोन द्वारा। विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि को क्या कहते हैं? रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है? आयाम बढ़ने से, तरंगदैर्ध्य बढ़ने से, आवृत्ति बढ़ने से, पित्त बढ़ने से। तो आयाम बढ़ने से रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 67। तरंग चाल, आयाम, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है क्या कहा जाता है? तरंग के रासायनिक गुण, तरंग की विशेषताएं, तरंग के घटक या तरंग के कार्य। तो तरंग की विशेषता कहा जाता है सबको। तरंग चाल, आयाम, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति, ये सब क्या है? तरंग की विशेषता। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इनमें से कौन सी तरंग की विशेषता है या नहीं है? तो तरंग चाल, आयाम, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति, ये सब है, याद रखना है। ये सब क्या है कौन कौन? तरंग चाल, आयाम, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति। ठीक, कौन कौन से हैं? तरंग चाल, आयाम और आवृत्ति। तरंग चाल, आयाम और आवृत्ति।
क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। कौन सी ऐसी मात्रा है, कौन इसमें से मात्रा है जो कि तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है? तो ऊंचाई, तरंग दैर्ध्य, तरंग गति या आवृत्ति। तो इसमें ऊंचाई जो होती है वह ऐसी मात्रा है जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 69, समुद्र की गहराई निर्धारित करने या पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये सोनार का उपयोग किया जाता है। आसान है, पहले पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? तो संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया, संपीड़न और विरलन प्रक्रिया किसमें है? तो अनुदैर्ध्य तरंग में। 71, यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है, यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? 2L होगा। अगर L है तो क्या होगा? 2L होगा। तरंग का आयाम डैश होता है। क्या होता है तरंग का आयाम? तो तरंग का आयाम ऑप्शन नंबर ए, तरंग की एक समयावधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी होता है, या फिर माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी होता है। किसी भी तरफ क्वेश्चन है। 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी होता है। एक तरंग लंबाई के बराबर की दूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी, बी इज राइट। क्यों? क्योंकि थोड़ा लंबा भी है और पढ़ने में मध्य कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी होती है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? एक तरफ से जो आवृत्ति आ जाती है उसे हम कहते हैं टोन। क्या कहते हैं? अपने टोन में बोल रहा है, सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण डैश क्या होता है वहाँ पे? तरंग, ऑप्शन नंबर ए, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, ये कंपन नहीं करते हैं, या कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, या तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। बताओ। तो तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या करते हैं? तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आते हैं, ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो क्या है ध्वनि जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा है। ये भी याद रखना है कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा है। हवा में ध्वनि तरंगें डैश होती है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। हवा में ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होगी? तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वायु में ध्वनि की गति 3 से 31 मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग कितना होता है? 2012 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्वनि का वेग पूछ रहा है ना, तो ध्वनि का वेग क्या होता है? सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है, या फिर सर्दियों और गर्मियों में एक समान होता है, या फिर मौसम पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। ध्वनि तरंग भ्रमण करती है किस पर? विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति, विभिन्न माध्यमों में एक ही गति, लकड़ी में 10 मीटर प्रति सेकंड, या एक ही माध्यम में भिन्न गति। तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति करती है ध्वनि तरंग। ध्वनि उत्पन्न होती है ऑप्शन नंबर 1, किसी पिंड में दोलन होने पर, लोगों से बात करने पर, किसी वस्तु के गतिशील होने पर, या वस्तुओं में कंपन होने पर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। वस्तु में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या है? बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि मतलब ऐसा ध्वनि जो कि ऑडिबल वेव्स हो। ठीक है, तो उसकी तीव्रता कितनी होती है? तो उसकी तीव्रता जो होती है वो होती है 0 डेसिबल। बिल्कुल मंद श्रव्य वाली 100 डेसिबल लोग पागल हो जाएगा। 25, 10 नहीं, 0 डेसिबल। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? जो
हवा है, वायु है, इसमें ध्वनि का वेग कितना होता है? तो लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो कौन करता है? माध्यम की प्रकृति। एक माध्यम में, तो माध्यम की प्रकृति ही ये इसे निर्धारित करती है। एक ध्वनि तरंग गति 350 मीटर पर सेकंड -1। यदि इस तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति कितना होगी? तो 70,000 हर्ट्ज होगी। क्वेश्चन नंबर 85 आते हैं। 85 क्या कहता है? डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। कौन सी तरंगे होती हैं? प्रस्रव्य तरंगे। क्यों प्रस्रव्य तरंगे बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है और इसे चमगादड़ ये सब सुन सकते हैं आसानी से, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? ये प्रस्रव्य होगा। क्वेश्चन नंबर 86। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से भी अधिक होती है। तो कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की। 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। ठीक है, आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? तो देखो, आवृत्ति और कालावधि में संबंध क्या होता है? T बराबर 1/μ यही होता है। 88 क्वेश्चन नंबर। ध्वनि तरंगे साउंड वेव्स के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 330 से 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है। क्या? साउंड वेव्स। गलत है। ये मैकेनिकल तरंगे हैं। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यस, ध्वनि तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ, ये तो सही है, ये भी सही है। इन्हें यात्रा करने के किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कोई प्रकार का तो माध्यम होगा, आवश्यकता तो पड़ेगी, वो आवृत्ति हो सकती। ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 89। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है, इसके प्रतिकूल। दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल। ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। सही बात है, ध्वनि की गति दबाव से कभी प्रभावित नहीं होगी, ये बात याद रखना हमेशा। ठीक है, ध्वनि की गति, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटने या बढ़ने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती है। तो हवा में जो ध्वनि की गति है उससे अधिक गति किसके रूप में जानी जाती है? सुपरसोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक। एक प्रतिध्वनि 3 सेकेंड में, क्वेश्चन नंबर 91, एक प्रतिध्वनि 3 सेकेंड में वापस आ जाती है यदि ध्वनि की गति 342 मीटर सेकेंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है? तो ये 513 मीटर होती है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किस से ढका जाता है? फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन से ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? इनमें से कौन है जो इसे निर्धारित करता है? तो आयाम ही निर्धारित करता है। कौन करता है? आयाम। ध्वनि का तरंग निर्भर करता है किस पर? तो ध्वनि का तरंग आवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, इसकी तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। और ऑप्शन नंबर डी, तरंग दैर्ध्य में क्रमिक रूप से वृद्धि और कमी होती रहेगी। नहीं, देखो, अगर हम वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो इस पर क्या प्रभाव होगा कि कम हो जाएगी, इस तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाएगी। निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविज़न रिमोट से उस उपकरण को संकेत देते हैं जिसे वह नियंत्रित करता है? तो कौन सा है? ये अवरक्त प्रकार के प्रकाश है।
क्वेश्चन नंबर 54, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है किस पर? तारत्व मतलब पिच, किस पर निर्भर करता है? ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 95, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट में उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? तो ये क्या है? अवरक्त है। 98 क्वेश्चन नंबर, ठोस और गैसीय माध्यम में, क्वेश्चन नंबर 98, ठोस और गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? ये घटती है। क्या होती है? घटती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है? ये प्राध्वनिक, सुपरसोनिक प्राध्वनिक खंडों और दरारों और दोषों को पता लगाने में किया जाता है। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पिच कहते हैं। अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों के लिए किया जाता है? तो प्राध्वनिक को। ठीक है। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं? उसे पिच कहते हैं। अल्ट्रासाउंड तरंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो अल्ट्रासाउंड वे उच्च आवृत्ति तरंगे हैं, नहीं उनका उपयोग, हाँ सही, उनका उपयोग उद्योगों में, चिकित्सा में किया जाता है। वे बाधाओं के उपस्थिति में अच्छी तरह से प्रभावित है। दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंब नहीं किया जा सकता है। 102 नंबर क्वेश्चन, इस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? इसे प्रतिध्वनि कहते हैं, प्रतिध्वनि। क्वेश्चन नंबर 103, एक सभागार में ध्वनि किस जो पोर्सेंसेंस होता है ध्वनि के परावर्तन के पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है? इसे तीव्रता, ऑप्शन नंबर ए तीव्रता कहा जाता है, या गुंजन कहा जा सकता है, या अनुरण या कंपन। तो अनुरण कहा जाता है। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है। तो ध्वनि तरंगों के ऑप्शन में प्रतिनिधि के कारण सुनाई देती है, या विवर्तन या परावर्तन या अपवर्तन। तो विवर्तन के कारण सुनाई देती है। सोनार एक उपकरण है जो डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। तो यह क्या है? ऑप्शन में ए जमीन पर, हवा में, या अंतरिक्ष में, या पानी के नीचे। तो ये पानी के नीचे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? तो ग्रेफाइट ये सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का। ठीक, याद रहेगा। क्या नाम है? ग्रेफाइट। तो हमने 107 क्वेश्चन को कंप्लीट किया।